बालों का स्वास्थ्य, हेयर केयर। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को उम्र के 30 के बाद ही बालों के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बालों का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें, अपने बालों को स्वस्थ कैसे रखें, इसके बारे में हम आपकी जानकारी देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे YouTube चैनल निरामय वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अनोखा है, वैविध्यपूर्ण है। इसमें हम बालों के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक्चुअली ये वीडियो करने के लिए मेरी धर्मपत्नी ने इनकार किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल झड़ गए हैं, थिन हो गए हैं, इसलिए उसने ऑब्जेक्शन लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो पहले उससे हम सॉरी कहते हैं और उसके बाद ये वीडियो की जानकारी आपको देते हैं। तो आपके भी मन में ये ख्याल आया होगा कि सर आपके ही बाल नहीं है तो आपने कैसे क्या वीडियो बनाया है। तो इसके जवाब में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे बालों पर मत जाइए। ठोकर लगा हुआ इंसान ही उसका एक्सपीरियंस आपको बताकर आपको होशियार कर सकता है। उसका स्वानुभव से ही वो आपको बालों का केयर कैसा कर सकता है या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको कैसे बचा सकता है, वो ऐसे बता सकता है। इसलिए इस वीडियो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपको ज़्यादा जानकारी इसमें दे सकता हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक्सपीरियंस है। इसके बारे में बालों का जाना ये एक विशेषज्ञ का लक्षण है, ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। एक्चुअली उसके हम जब ग्रेजुएशन में थे तभी उसके बाल चले गए थे। तो मुझे उसने मैंने उसको बोला कि तेरे बाल जा रहे हैं, तो बोले जाने दे, बोले ये मैं तेरे से ज़्यादा विशेषज्ञ हूँ, ये उसका लक्षण है। तो ठीक है, ये तो एक मजाक की बात हो गई। तो चलो अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो ये बाल अपने को ज़रूरत क्यों होती है? तो बालों से अपना सौंदर्यवर्धन होता है, ये तारुण्य का प्रवर्तक होता है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। इन वजह से हमें बालों का और हमारा दिखना, स्मार्टनेस बालों पर डिपेंड्स होता है। दोस्तों, हम बालों को तेल ही क्यों लगाते हैं? घी, मधु, बाकी द्रव्य क्यों नहीं लगाते हैं? तेल ही क्यों लगाते हैं? तो इसके आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मैं आपको बताता हूँ। शरीर में केश या नाखून, ये जो है ये हमारे सप्त धातुओं में से जो अस्थि धातु है इसका मल है, और ये आयुर्वेद ने बताया है। तो ये मल जो होता है, ये मल अस्थि के मल से ही केश बनते रहते हैं। और वृद्धावस्था में हम जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है तो डीजेनरेशंस ऑफ द बोन्स, अस्थि क्षय की वजह से ही हमें ये खालित्य पालित्य रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ये अस्थि जो होती है, ये अस्थि वात का स्थान होता है, और वात को शमन करने के लिए, वात को शांत करने के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ औषध है तेल। तो इसलिए हम बालों को तेल लगाते हैं। अच्छा, तेल कौन सा लगाए उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। इसके लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। युवावस्था में धातु सारता होती है, स्वस्थता होती है, इसलिए बालों का संभार हमारे सर पर होता है, बाल हमारे झड़ते नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि बालों को तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। इससे बालों का टेक्सचर कम होता है, ख़त्म होता है, और बालों में रुक्षता आ जाती है। हम हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो जो हेयर ड्रायर होते हैं उससे भी बालों का टेक्सचर जाता है। हेयर लॉस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हेयर लॉस की समस्या पुरुषों में ज़्यादा होती है स्त्रियों के रेशों में। हेयर डाई, बहुत सारे लोग हेयर डाई करते हैं। हेयर डाई का जो सोल्यूशन होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें अमोनिया होता है। ये अमोनिया कार्सियोजेनिक होता है। इसलिए अगर आपको हेयर डाई करना है तो आप मेहंदी लगा सकते हैं, मेहंदी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है, मोटे लोग कभी गंजे नहीं होते, कभी टकले नहीं होते, बाल्डनेस नहीं आता है, तो इसका कारण आपने कभी सोचा है, जाना है? तो इसके भी पीछे आयुर्वेद ने तथ्य बताया है। क्योंकि मांस, मेद, अस्थि का जो पोषण होता है, मांस, मेद, अस्थि धातुओं का, उनमें पोषण ज़्यादा होता है, और पोषण की वजह से उनको डीजेनरेशन नहीं होता है, इसलिए उनके बाल नहीं झड़ते। इसलिए जो लोग मोटे होते हैं उनके बाल नहीं झड़ते। आप ये ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो यहाँ पे भी आयुर्वेद का सिद्धांत लागू होता है। बालों का स्वास्थ्य टिकाने के लिए हमें धूप से बचाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया, शिरस्त्राण मतलब जो पहले के लोग पगड़ी पहनते थे, तो आजकल कैप वगैरह पहन सकते हैं आप, फेटा और ये नहीं पहन सकते। तो और हिंदू धर्म में तो पल्लू ओढ़ने के लिए बोला है स्त्रियों के लिए, वो भी बहुत सारे कारण उसके पीछे। केशों के जो विकार है उसमें खालित्य मतलब गल जाना, बालनेस आना, पालित्य मतलब पकना, सफ़ेद होना, इंद्रलुप्त थोड़े से एक जगह के थोड़े से बाल चले जाना, दारुणक जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, कंडू, इचिंग और जुए होना। इनके क्या क्या कारण हैं? तो उष्णता, शरीर में ज़्यादा उष्णता होना, केमोथेरेपी लेना, केमोथेरेपी से भी बाल झड़ते हैं क्योंकि रस धातु दूषित हो जाता है, इसलिए बाल झड़ जाते हैं।
कोंडा जिसे हम दारुण कहते हैं, गंजेपन का मुख्य कारण है। तामसिक वृत्ति रखना, अति क्रोध करना, तान तनाव, चिंता होना, शोक करना, वित्त की हानि हो गई, किसी में फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसकी चिंता में भी उसके बाल झड़ जाते हैं। अति क्रोध, पित्त प्रधानता की वजह से, क्षारीय मतलब जो लवण जन्य पदार्थ है वो ज़्यादा खाना, अति विचार करना, चिंतयात अति चिंता, अस्थि क्षय, डिजेनरेशन, पेट साफ न होना, कफवृद्धि होना, कफवृद्धि होकर कभी बालों के जड़ों को रुद्ध कर देता है और वो गल जाते हैं, उनका पोषण रुक जाता है। पंचकर्म उपचार से आप कफवृद्धि कम कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन होना जैसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस, पेडिकुलोसिस ये होना, इन बीमारियों से भी बाल झड़ते हैं। तरह तरह के रेडिएशन लेना, रेडिएशन से भी बाल झड़ते हैं। तिक्त कटु आहार रस का ज़्यादा सेवन करना, स्मोकिंग करना, स्मोकिंग से खालित्य पालित्य दोनों रोग होते हैं। अति कामुकता, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इस्ट्रोजन की वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो अति कामुक व्यक्तियों के भी बाल झड़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो जटा बांधते थे, दाढ़ी उनकी बढ़ती थी, बाल बहुत कम होते थे। आजकल भी बहुत ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके बहुत बाल बड़े हैं, जटा धारण करते हैं, बाल अभी तक उनके सफ़ेद हुए नहीं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये उनका ब्रह्मचर्य की वजह से उनके बाल नहीं झड़ते हैं। ब्रह्मचर्य की वजह से उनके बाल उम्र के 70-70 साल तक काले के काले रहते हैं। तो ये ईस्ट्रोजन उनका कंट्रोल में रहता है। इसलिए तो इसी से भी हमें मालूम पड़ता है कि जिसकी जटा ज़्यादा है, जिसके बाल्डनेस नहीं है, वो ऋषि ब्रह्मचारी ऋषि है, ऐसा हम जान सकते हैं। बहुत सारी आजकल औषधियाँ ऐसी होती है कि जो कैंसर, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, गॉट, इन व्याधियों में जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं वो दवाओं से भी साइड इफेक्ट से हमारे बाल जाते हैं। हेरिडिटरी होता है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स के ओवर प्रोडक्शन से भी बाल झड़ते हैं। तो ये हमने आपको कारण बता दिए। बालों का स्वस्थ कैसे रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो इसके लिए हर रोज़ रात को शिरोभ्यंग करना चाहिए, मतलब तेल की मालिश करनी चाहिए। अच्छा, तेल कौन सा, तो ओरिजिनल घाने का जो नारियल का तेल होता है वही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, नारियल का ही तेल क्यों, तो नारियल की जटाएँ आपने देखी है कि वो कितनी मजबूत होती है, कितना भी उसको खींच लो वो टूटती नहीं। तो नारियल के तेल से वो अपनी जो जटाएँ होती है, अपने जो बाल होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं, इसलिए बाल्डनेस नहीं आता। इसलिए नारियल का तेल ही हम लगाते हैं। तेल का तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो श्रेष्ठ वात शामक है। अच्छा, नारियल का तेल कैसे, तो नारियल के दूध से जो ओरिजिनल पद्धति से, प्राचीन पद्धति से तेल बनाते हैं, तो अगर जो आजकल केरला में मिलता है, पाया जाता है, तो अगर नारियल के दूध से बनाया हुआ तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी और वात शांति होगी, प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा बालों को। स्काल्प के न्यूट्रिशन के लिए, मतलब आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो, रूखापन ना आए, तो इसके लिए भी हमें बहुत सारे उपाय करने चाहिए। ये डैंड्रफ की वजह से ये रूखापन आता है और उसकी वजह से बाल कमज़ोर, जड़ें कमज़ोर होकर बाल गलते हैं। हर रोज़ उनको नहीं धोना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 बार ही बालों को धोना चाहिए। और धोते वक्त उनमें शिकेकाई, आंवला, नागरमोथा, उशीर, कपूर काचरी, नींबू, रीठा, नींबू पत्र, जपा, भृंगराज, कलौंजी, ब्राह्मी, जटामासी, इन आयुर्वेदिक वनौषधियों का काढ़ा करके उनसे ही बाल धोने चाहिए। अति गर्म, अति शीत पानी से पानी डायरेक्ट सर पे नहाते वक्त नहीं लेना चाहिए। पहले पैरों से शुरू करते हुए फिर आखिर में सर से स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर से स्नान करना शुरू करेंगे तो तुरंत वात प्रकोप होता है कि और आपकी बालों की जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए स्नान करते वक्त ध्यान में रखिए। 2 व्हीलर पर जब हम जाते हैं, बालों में हवा घुसती है, तो हवा घुसने से वात प्रकोप होता है, तो इससे भी हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बालों को बांधना चाहिए, कैप पहनना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से ढकना चाहिए। कड़ी धूप से बचना चाहिए, इससे बालों में पित्त बढ़ जाता है और वात प्रकोप की वजह से फिर बाल पकना और झड़ना शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म की स्त्रियाँ जो सर पे पल्लू ओढ़ती थी और पुरुष फेटे पहनते थे, ये भी उनका भी पीछे ये बहुत सारे रीजंस थे, कारण थे। अन्य धर्म में भी जैसे इस्लाम में हिजाब पहनते हैं, जिसे हम बुरखा कहते हैं। क्रिश्चियन लोग जो है नन, वो भी कपड़ा ओढ़ते हैं। तो इनके पीछे भी वही रीजंस है कि आपके बाल टिके रहने चाहिए। बालों का रंग काला होता है, इसलिए सनस्ट्रोक होने का ज़्यादा धोखा होता है। इसलिए सफ़ेद कैप या सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फेटा, जो भी शिरस्त्राण आपको मिले, वो सफ़ेद कलर का अगर आपने धूप काले में पहना तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। बालों का टेक्सचर आप बचा सकते हैं। कि बालों के लिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी कंघी, घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों की 5 कंघी अलग होनी चाहिए। नाई की दुकान में आप जाते हैं तो नाई की दुकान में अपनी कंघी, अपना कैंची लेकर, अपना सामान लेकर जाना चाहिए। केश कर्तन करने के बाद में तुरंत नहा लेना चाहिए, क्योंकि गलती से भी उनके हाथों से, उनके नाखूनों से अगर फंगस आपके स्काल्प में चल जाता है तो आपको फंगल डिसीजेस शुरू हो जाती है स्काल्प में, उससे बाल्डनेस आती है।
अन्य कारण और है, जैसे कि आप बाहर से आते हैं, धूल मिट्टी गंदगी से होकर आने पर बालों की जड़ों में जो गंदगी हो जाती है वो उसको जरूर धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। बाल धोने की पद्धति, जैसा मैंने बताया आपको, स्नान के वक्त एकदम सर से नहीं शुरुआत करने के लिए पहले पैरों से लेके बदन पर, फिर आखिर में सर से पानी लेना चाहिए। इससे बालों की जड़ें कमजोर नहीं होती और वात प्रकोप नहीं होता है। अच्छा, बाल झड़ते क्यों है, इसके पीछे क्या संप्राप्ति होती है, बाल झड़ने की प्रोसीजर शरीर में कैसे होती है, तो उसके बारे में आयुर्वेद ने कहा है कि वात के साथ पित्त रोम कूपों में जाकर बालों को गिरा देता है। तदनंतरम रक्त से मिला हुआ कफ रोम कूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल नहीं उत्पन्न होते। इसे खालित्य या रुज्जा भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरी संप्राप्ति है बाल क्यों पकते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, क्रोध, शोक, अति चिंता, परिश्रम से उत्पन्न शरीर की जो उष्णता होती है और वही उष्णता पित्त सिर में जाकर बालों को पका देता है, उसे पालित्य कहते हैं। तीसरी बीमारी है दारुणक, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो उसके बारे में वाग्भट जी ने बहुत अच्छा सूत्र बताया है। कंडू केशच्युति स्वपरक्षौ अकृतस्फुटनम त्वचः सुसूक्ष्मम रुकवातव्य विद्या दारुणकम तु ततः। कफ तथा वायु के प्रकोप से केशों के स्थानों पर चीरा पड़ता है, स्काल्प कठिन हो जाती है, उसमें खुजली उत्पन्न होती है, रुक्षता आ जाती है, फटन युक्त स्किन बन जाती है स्काल्प, उसे ही दारुणक या डैंड्रफ कहते हैं। बाल दो मुंह वाले हो जाते हैं, पोषण न मिलने की वजह से दो मुंह वाले बाल हो जाते हैं। इंद्रलुप्त साई जिसे बोलते हैं, ये बीमारियाँ हो जाती है। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन से छोटे भाग में बाल्डनेस आ जाता है। ये इंद्रलुप्त में इतना छोटा होता है कि वो आजू बाजू के बालों से ढक जाता है, इसलिए जल्दी ध्यान में नहीं आता। इसके आगे बाल सेंटर में ही क्यों झड़ते हैं, बाजू की झालर क्यों बच जाती है, तो इसके पीछे आपने कभी सोचा है क्या? तो इसके पीछे कारण ये होता है कि मस्तिष्क अपने शरीर का और प्राणों का मुख्य स्थान है, वहीं से सब हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं और ये पार्ट जो होता है बॉडी का वो सबसे हीट और उष्णता पैदा करता है, इसलिए वहाँ के बाल पित्त और उष्णता की वजह से जल्दी गल जाते हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है। अच्छा, अभी चिकित्सा के लिए जाएंगे तो बाल झड़ने के लिए क्या क्या चिकित्सा की जाती है। तो तेल लगाना चाहिए, शिरोभ्यंग हर रोज करना चाहिए, नस्य करना चाहिए। नस्य के बारे में तो कितना कुछ कहा है कि अगर हम वो नस्य के बारे में और बालों का क्या संबंध है इसके बारे में कहना जाए तो कम से कम आपको 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो नस्य का भी अनन्य साधारण महत्व बताया गया है, तरह तरह के नस्य बताए गए हैं, 5 प्रकार से। शिरोबस्ती है, शिरोधारा है, योग कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन हो गया, तो उससे भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो बाल्डनेस कम होता है या फिर रुक जाता है। धूपन चिकित्सा करते हैं, पहले के ज़माने में बालों को धूपन चिकित्सा की जाती थी, जैसा कि देवदास पिक्चर में हमने देखा कि पारो धूपन चिकित्सा करती है। लेप, कई तरह तेल, तथा अगर बाल पक गए हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो गई है, तो उसके लिए कृष्णीकरणार्थ भी योग बताए गए हैं, हस्तिदंतमसी बताई गई है। तो आजकल तो ये बयान है, हस्तिदंत तो मिलते नहीं हैं, तो इनके बारे में कहा गया है कि हाथ के तलवे पर भी बाल आ जाते हैं, इतनी महिमा है, लेकिन ये आजकल उपलब्ध नहीं है। शल्य कर्म बताया गया है, प्रच्छान कर्म जो आजकल डर्मा रोलर मिलते हैं, उससे भी रक्त मोक्षण होता है और बाल दूषित रक्त धातु ने जो बालों के कूपों को बद्ध करके रखता है, तो उससे भी वो ओपन हो जाते हैं, तो बाल की खुली हो जाती है और बाल उगना शुरू हो जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे रोम सज्जनन, ये सुश्रुतसंहिता में भी कहा है। और इसके अलावा जो श्री भोज महाराज विरचित राजमार्तंड संहिता है, उसमें भी इसका वर्णन है। खालित्य, बाल्डनेस, हेयर लॉस, बालों का तर्पण करना चाहिए। बालों के तर्पण के लिए महाभृंगराज तेल, ये तेल तिल के तेल से ही बना हुआ होना चाहिए। घर पे बनाए हुए तेल का तो अनन्य साधारण महत्व है, अधिक अच्छी तरह से आप बना सकते हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। वटजटादि तेल, नारिकेल तेल, महानील तेल, गुंजाद्य तैलम, ऐसे बहुत सारे तेल है जो आपको इस बालने से बचा सकते हैं या आपके बाल पुनः आ सकते हैं। आयुर्वेदिक उपायों से बाल आते हैं और काले भी होते हैं, ये हमने देखा है। नीलत्पलाद्यो लेपहा, खलित्याद्यो हस्तिदंत्याद्यो लेपहा, खलित्याद्यो माश मत्स्यादि लेपहा, कृशरुद्ध्यर्थ माकंद बीजादि लेपहा, इस तरह के लेप लगाने से भी बालों की जड़ें जो होती है वो ओपन होती है और इनमें से उनके वो वापस उगने लगते हैं। पालित्य के बारे में, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में, शंख चूर्णादि लेप, श्लेष्मांतकादि तैलम, पथ्यादि लेप, लोहादि लेप, शिलापुष्पादि लेप, पलितेन्द्रस्यार्थ घृतम इत्यादि औषधि बताई गई है। इंद्रलुप्त के बारे में भलातकाद्यो लेप, जपकुसुम लेप, गुंजाद्यो लेप, गुंजाफल लेप, ये सब बताया गया है। दारुणक के लिए नीलाब्ज केशर आदि लेप, मरीच्याद्य लेप, लोह कीटाद्य चूर्ण, कोद्रवमसी लेप, धात्रीफलाद्यो लेप, चंड्यादि लेप, ये सब बताया गया है। जू होना, यूका,
उसके लिए युकायम पारदा लेप, पारद का लेप करने के लिए बोला है। विडंगाद्य लेप कहा है, तो इनसे भी जू नष्ट होती है। अच्छा, केश काले करने के लिए कृष्णीकरणार्थ तैलम भी बताया गया है। और ऐसे ऐसे योग है कि जो बगुले को भी काला कर दे परमानेंटली, ऐसे योग आयुर्वेद में बताए गए हैं। ये उसे केश कृष्णीकरणार्थम लेपम तैलम बताया गया है। बालों को चमक और टेक्सचर देने के लिए एलोवेरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हर चिकित्सा क्षेत्र में हर रोग की चिकित्सा की एक मर्यादा होती है। आप किसी भी रोग की जल्द से जल्द अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको जल्द से जल्द मिलते हैं। अगर आपके बाल्डनेस हो गए 10 साल हो गए और आपने फिर बाद में ट्रीटमेंट चालू की तो वो बाल कभी नहीं आते। यह नियम सभी रोगों के लिए लागू होता है, इसलिए आपको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे पहले जिन वजह से ये रोग हुआ है उसका निदान परिवर्जन, उसका कारण दूर करना चाहिए। निदान परिवर्जन सबसे महत्वपूर्ण होता है। साध्य रोगों में साध्यावस्था में ही उपचार करना चाहिए। असाध्य बन जाए तो चिकित्सा और फलश्रुति दुर्लभ हो जाती है और हम चिकित्सा करने वालों को दोष देते हैं, जबकि दोष हम में होता है, चिकित्सा करने वालों में नहीं। ये हो गई आयुर्वेद जानकारी। अभी मॉडर्न की जानकारी हेयर केयर में क्या बताते हैं, तो अगर ईचिंग हो जाती है स्काल्प में तो ये फंगस की वजह से होती है, ड्यू टू पेडिकुलोसिस और लीस इन्फेक्टेशन। स्कैपेक्स इमल्शन, गामा बेनिजीन, हेक्साक्लोराइड और सेट्रीमिड जैसे दवा इस्तेमाल करती है। बालों की जड़ें कमज़ोर होकर खालित्य हो जाती है। डैंड्रफ के लिए कैंडिड लोशन, सिलिमिन डिसल्फाइड और कट्रीमोजल बताया गया है। बालों का झड़ना अगर है और उसमें अन्य उपाय करके भी रिलीफ नहीं है तो आप स्टेरॉइड का लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड अप्लाइंग एक्सेस ऑयल टू हेयर, ऐसा डैंड्रफ में कहते हैं कि आप डैंड्रफ में हेयर के लिए ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए या फिर मत कीजिए, ये टोटली गलत है। डैंड्रफ में होता क्या है कि आपकी स्काल्प रुक्षता पूर्ण हो जाती है, रुखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उल्टा उसको नरिशमेंट के लिए आपको तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो किसी फंगस से है तो फंगस के उसमें ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए उल्टा तेल लगाना चाहिए। और अगर मेडिकेटेड तेल अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलता है। बाल्डनेस के लिए कहा गया है कि उसके लिए मिनोक्सिडिल 2%, 5% की सोलो लिक्विड मिलता है, वो आपको बाल्डनेस के एरिया पर स्प्रे करना होता है। लेकिन ध्यान में रखिए ये कार्सिनोजेनिक होता है, हाईली कार्सिनोजेनिक होता है मिनोक्सिडिल, इसलिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं स्काल्प पर तो तुरंत उसके बाद में हाथ जो है वो आपके साबुन से अच्छी तरह से धोने चाहिए। रिस्पॉन्स टू मिनोक्सिडिल थेरेपी इज सीन इन आफ्टर 4 to 6 months, मतलब ये है कि 4 से 6 महीने में इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाती है। और अगर इससे भी आपको बाल नहीं आते तो आप फिर हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का एक अलग ही ब्रांच है, वो आप उसमें भी जा सकते हैं। और अगर कंप्लीट बाल्डनेस है तो फिर आप विग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जलगांव में हेयर ड्रीम सेंटर है, वहाँ पे नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट, नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर बॉन्डिंग, हेयर वीविंग, हेयर एक्सटेंशन, ह्यूमन हेयर विग, सिंथेटिक हेयर विग, हेयर फिलिंग, हेयर सर्विसिंग, अन्य सब ट्रीटमेंट्स की जाती है। तो आप इनका भी लाभ ले सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ से ले सकते हैं, लेज़र थेरेपी कर सकते हैं और पीआरपी भी कर सकते हैं। तो ये पीआरपी जो होता है प्लाज्मा थेरेपी होती है, तो ये भी करने से भी बाल आते हैं। ऐसे हमने देखा है, हमारे एक जो कलीग है तो वो ये पीआरपी करते हैं हमारे चैतन्य आयुर्वेद रुग्णालय में, आप वहाँ आकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है ये आप घर पर बिल्कुल ना करें, इसके लिए हम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वैद्य और डॉक्टर का परामर्श जरूर लीजिए, डॉक्टर के अंडर ही आप आपकी ये ट्रीटमेंट कीजिए, यही आपके लिए उचित होगा। अन्य बातों को करना गैर होगा। तो दोस्तों, ये था हेयर हेल्थ केयर का वीडियो। हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और हम ये भी आशा करते हैं कि अगर आपको बाल्डनेस शुरू हुआ है तो आप ये बाल्डनेस रोकने के लिए तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। एक बार अगर लेट हो गए तो आपको ये बाल दोबारा आ नहीं सकते, फिर आपको विग ही पहनना पड़ेगा, फिर अन्य ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा हेयर हेल्थ केयर वीडियो। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो। धन्यवाद।